अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज हम दो खबरों पे बात करेंगे। एक खबर जो पाकिस्तान की तारीख की एक बहुत बड़ी खबर है। तारीख में पहली बार पाकिस्तान के आईएसआई चीफ को 14 साल की सज़ा सुनाई गई है, लेकिन मैं आपको खबर दूंगा कि असल सज़ा अभी जनरल फैज़ हमीद की बाकी है। 9 मई के केसेस में उनके साथ क्या हो सकता है, क्या सज़ा मिल सकती है, इस हवाले से बात करूंगा। साथ ही साथ क्या नवाज शरीफ पाकिस्तानी तारीख के सबसे खुशकिस्मत प्राइम मिनिस्टर भी साबित हुए हैं, बदकिस्मत भी साबित हुए हैं कई लिहाज से, कि कभी अपनी मुद्दत पूरी नहीं की, 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर हैं। मगर आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की तारीख के 35 सालों में नवाज शरीफ किस किस को ले डूबे और कैसे कैसे कितने आर्मी चीफ्स के साथ उनका ताल्लुक था, कितने उनने अपॉइंट किए और किस किस को उनकी वजह से वो किस किस से मुतासर हुए और उन्होंने किस किस को मुतासर किया। बड़ी एक दिलचस्प उनकी ज़ात पे कहानी है, ये बात करेंगे। और तीसरी खबर भी मैं आपको बता देता हूँ, और वो है जी कि पाकिस्तान ने वार्निंग दे दी है फाइनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, ख़ास तौर पर एक्स को, उसके अलावा मेटा और बाकी प्लेटफॉर्म्स को भी कहा गया है कि आप हमारी बात माने वरना आपको बंद भी किया जा सकता है। तो क्या दोबारा पाबंदी ट्विटर पे लग सकती है, एक्स पे पाबंदी लग सकती है पाकिस्तान में? इस हवाले से बड़ी सख्त वार्निंग सामने आई है, ये मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से सामने आई है। सबसे पहले इस चैनल को आप करें सब्सक्राइब, ताकि हम आपको बताएं कि इस मुल्क में क्या हो रहा है और उसके पीछे क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है नहीं। अच्छा जी, आज की सबसे बड़ी खबर, बल्कि पाकिस्तान की तारीख की इस वक्त एक बड़ी तरीन पेशरफ्त, जो एक लैंडमार्क पेशरफ्त है, वो ये है कि जनरल फैज़ हमीद साबिक डीजी आईएसआई को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत 14 साल की कैद बमुशक्कत सुना दी गई है। उनके ऊपर 4 इल्ज़ामात लगाए गए थे। अब तक आप जान ही चुके होंगे 4 इल्ज़ामात हैं: इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, सियासी मदाखलत, फ़ौज की सियासी मामलात में मदाखलत, इख्तियारात और फ़ौजी और कौमी वसाइल का गलत इस्तेमाल, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी और शहरियों को नुकसान पहुंचाना, जिसमें अरबों रुपए का एक शख्स को उन्होंने लूटा था टॉप सिटी का। ये चारों इल्ज़ामात साबित हो गए और उनको सज़ा दी गई। 15 माह तक उनका केस चला। उसमें उनके पास प्रोसिक्यूशन के कुछ 2 दर्जन के करीब गवाहान आए, उनकी तरफ से 3 गवाहान पेश हुए, कोई 2 लेफ्टिनेंट जनरल भी थे। और लेकिन आखिर में वही हुआ कि उनको सज़ा हो गई। और सज़ा हो गई, ये बहुत बड़ा चैप्टर था। जनरल फैज़ हमीद कौन थे? जनरल फैज़ हमीद पाकिस्तान के डीजी आईएसआई थे। इनके बारे में कहा जा रहा था कि ये अगले 10 साल तक के इमरान खान प्लान का हिस्सा होंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ इनका बड़ा ताल्लुक़ था, उनके बड़े फेवरेट थे। जब डीजी आईएसआई इनको बनाया ही इमरान खान साहब ने था। फिर कहा जा रहा था कि इनको इमरान खान साहब डीजी आईएसआई रखेंगे, जनरल बाजवा रिटायर होंगे, फिर जनरल फैज़ हमीद को इमरान खान साहब जो है वो अपॉइंट करेंगे आर्मी चीफ, उसके बाद इनको फिर एक्सटेंशन देंगे तो 10 साल मंसूबा कामयाब होगा। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर होता है। वो मंसूबा आज दबरदूस हो गया और ज़ाहिर है इमरान खान साहब भी जेल में हैं, ये भी जेल में चले गए हैं और एक जो किरदार हैं 2 वो इसमें ख़त्म हो गए। फैज़ हमीद साहब के ऊपर इल्ज़ामात जो लगे वो लगे। बहरहाल एक दौर में इतना उनका तूती बोलता था कि आप देखें, पिंडी, इस्लामाबाद में, लाहौर, कराची में, पूरे पाकिस्तान में उनके नाम की दहशत थी। वुज़रा उनके कोई फौदगी हो गई थी, मुझे याद है कि वुज़रा जो है लाइन लेके, टाइम लेके इनके पास खड़े होते थे उस वक्त। यानी कि प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे पावरफुल आदमी ये थे। जब इमरान खान साहब का दौर था, सबको पता था, सारी काबीना थर थर कामती थी इनके नाम से और हर कोई इनकी गुड बुक्स में रहना चाहता था। जनाब नीला दुल्ला, आप गुजरते होंगे मोटरवे पे, चक्री के बाद इंटरचेंज इनके दौर में बना, इनके घर बनाया गया, मलिक रियाज इनको घर बना के दिया, सारे बिजनेसमैन इनके घर पे जनाब हाजिर होते थे। मलिक रियाज साहब का तो साबित हो चुका केस चल रहा है नैब में भी, जिसमें उन्होंने इनका घर बना के दिया नीला दुल्ला में, इनको बहुत सारी ज़बरदस्त किस्म के मैंशंस बना के दिए वहाँ पर चकवाल में। और जनाब इन्होंने अपने दौर में फिर जो ज़्यादतियाँ की उसके शिकार सियासतदानों में नवाज शरीफ हुए, जिनको कहा गया भाई, बाकायदा जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, जिन्होंने कहा था कि मुझ पर दबाव डाला गया है, उनके पास जनरल फैज़ ने आके कहा कि आप इसको सज़ा दें, यानी इनको ट्रायल कोर्ट से सज़ा हुई है, आपने इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपील मुस्तरद करनी है। उन्होंने कहा अगर ना करें तो उन्होंने कहा हमारी 2 साल की 1.5 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। फिर अफसार आलम साहब को उन्होंने फ़ोन करके धमकाया, उसकी ऑडियो भी मौजूद है जिसमें उनको कहते हैं कि जी मैं जिन चैनलों को कह रहा हूँ उनको आप बहाल करें। गो के उनके खिलाफ केसेस थे पैमरा में। पाकिस्तान की ज़िंदगी के हर शोबे में इनका असर रसूख था। जनाब यही काबुल गए थे और कहा थे कि एवरीथिंग इज़ गुड, सब ठीक हो जाएगा। जो नवाज शरीफ साहब के साथ इन्होंने पर्सनली बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की थी, जिसका वो जिक्र करते थे। नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला के जलसे में कहा, जनरल बाजवा साहब आपसे सवाल होगा, जनरल फैज़ साहब आपसे सवाल होगा, आपको पूछा जाएगा। फिर उन्होंने कहा था मैं अपना मामला अल्लाह पे छोड़ता हूँ। वो कहते हैं कि उनकी हुकूमत
हटाने में 2016 में उनको पनामा में के बजाय इकामा में सज़ा दिलवाने में सारी जोशो खरोश जो है जनरल फैज़ हमीद का था। ये जो उस वक्त DG ISI नहीं थे, ये उस वक्त ISI में DG ISI से कम एक ओहदा होता है, उस पर ये तैनात थे, DGS कहते हैं उनको। तो ये जनाब वो उस ओहदे पे थे और बड़े असर रसूख वाले थे, क्योंकि जो उस वक्त DG ISI थे वो उनकी लाइन कट गई थी और असल इन्हीं के ज़रिए सारी मैनिपुलेट हो रहा था। जो भी उस वक्त इलेक्शन हुए 2018 के, जिसमें तो धांधली के इल्ज़ामात लगे, RTS बैठा, सब कुछ का क्रेडिट इन्हीं को जाता है। और अफसार साहब को हटाया गया, बाकी लोगों के साथ जो जो कुछ हुआ वो सब इनको क्रेडिट जाता है। एक दौर में देखें कहाँ निकले और कहाँ पहुँचे। अब मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि इनका जो आज ट्रायल के बाद जो ISPR ने प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें बताया गया कि जी इनको फील्ड कोर्ट मार्शल हो गया, फिर इसके बाद जी इनको 4 काउंट्स में सज़ा होगी जो मैंने आपको बताए हैं कि जी इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, यानी कि ऑफिशियल सीक्रेट थे उनको वो किया, सियासी मामलात में मुदाखलत की। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके पास स्पेशल फ़ोन था इनक्रिप्टी, जिसमें इमरान खान साहब से रब्ता रखते थे। जब ये कोर्ट इनको DG ISI को उधर से हटा भी गया, तब भी ये उनके पॉलिटिकल एडवाइज़र रही, आज तारड़ साहब ने भी कहा। तो जनाब अब इनका होना क्या है, आप ज़ाहिर है ये अपील में जा सकते हैं। ये अपील इनकी 40 दिन के अंदर की जाएगी। इनके वकील मियां इशफाक अली का कहना है कि इनको अपील में जाएंगे, 40 दिन तक ये अपील करेंगे आर्मी चीफ़ के अदालत में, जो कि इस वक्त आर्मी चीफ़, फील्ड मार्शल भी हैं और चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं। उसके बाद फिर ये अगर वहाँ से ये वो ट्रिब्यूनल नया बना के इनकी अपील सुनेंगे, वहाँ से अगर इनकी अपील रिजेक्ट हो जाती है तो मर्सी पटिशन भी कर सकते हैं, यानी रहम की अपील कर सकते हैं आर्मी चीफ़ को। वहाँ से रिजेक्ट होती है तो फिर ये कोर्ट्स में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन कोर्ट का मैंडेट महदूद है। आप ये याद रखिएगा कि वो कोर्ट्स जो है ना, जो कोर्ट मार्शल हो जाता है मिलिट्री कोर्ट से जिसको सज़ा होती है, उसका जो दूसरी कोर्ट होती है हाई कोर्ट में केस इस हद तक सुन सकती है कि प्रोसीजरल कोई फ्लॉ तो नहीं हुआ, यानी कि जो प्रोसीजर है वो पूरा हुआ, यानी कि जो ट्रिब्यूनल बनना था, वकील दिया गया, सुना गया, पेश किया गया। अगर ये साबित हो जाए, वो केस के मेरिट्स नहीं देखते कि किस केस में इनको सज़ा हुई है, केस में मुजरिम थे कि नहीं थे। वो कहते हैं अदालत सही बैठी थी, मिलिट्री अदालत ने वकील इनको दिया था, इनको सुना गया था, बस ये प्रोसीजर देखेगी। अगर वो ठीक है, जिस तरह नहीं होता कि आप पर्चा रीचेक करवाने जाते हैं तो वो आपके पर्चे के नंबर नहीं देखते कि आपके सवाल के नंबर उसने ठीक दिए, वो काउंटिंग चेक करते हैं कि आपके सारे सवालों के नंबर सही गिन के उसने टोटल ठीक लगाया, इस तरह का। तो ये थोड़ा बहुत ये होता है, ज़्यादा नहीं होता। लेकिन मैं आपको जो अगली बात बताना चाह रहा हूँ वो ये कि इससे भी बड़ा चीज़ छोड़ दी गई, प्रेस रिलीज़ में भी कहा गया, स्पेशल अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि जी जो सियासी इन्होंने इश्तिहाल अंगेज़ी फैलाई, अदम इस्तेकाम फैलाया, उसके हवाले से सेपरेटली उसको देखा जा रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट उसका प्रेस रिलीज़ का वो था, जिसका साफ मतलब ये है कि 9 मई को जो इन्होंने इश्तिहाल फैलाने की कोशिश की, जो बगावत आर्मी के ख़िलाफ़ हुई, ये जो सारा कुछ हुआ, और जिस चीज़ में ये इमरान खान साहब के साथ लिंक किए जाते हैं, उस केस का फैसला अभी उसको अलग से ट्रायल किया जाएगा, यानी कि इनको उस केस में सज़ाए मौत तक हो सकती है। ज़ाहिर है उसमें तो बड़े कि फ़ौज के अंदर बगावत की सज़ा कैसे दी जाती है आपको पता है। तो यानी कि वो एक हैंगिंग सॉर्ड इनके ऊपर है, एक लटकती तलवार है इनके ऊपर कि वो भी सज़ा इनको अलग से मिल सकती है। तो वो फैसला अभी नहीं हुआ। जैसे कहते नहीं है कि ड्रामे के बाद आखिरी जो उसके मनाज़र दिखाए जाते हैं और वहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता है ड्रामा, उसके बाद कहा जाता है कि फिर देखिएगा। तो अगली किस्त बाकी है और जो अगली किस्त है वो इंतहाई ख़तरनाक है। वो असल इनकी सज़ा हो सकती है, उसमें इनको मज़ीद सज़ा भी दी जा सकती है। 14 साल सज़ा भी छोटी सज़ा नहीं होती। लोग तो कर रहे थे कि इनको सज़ा ही नहीं होनी, या 2-3 साल की सज़ा होनी है, या माफ़ कर दिया जाना है। आज मैं देख रहा था कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह की सज़ा नहीं दी गई, क्योंकि इससे मिसाल कायम होती है। तो ये धारा बदल रहा है और ये कह रहे हैं जी, मैं देख रहा था एक ट्विटर पे सजाद हुसैन साहब हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, वो कहते हैं मैंने काम भी किया मिलिट्री के साथ, वो कह रहे थे कि ये तारीख़ का धारा बदल गया है। ये आसिम मुनीर ना होते, यानी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, तो ये कोई और हिम्मत भी ना करता कि इस तरह की सज़ा दी जाए, क्योंकि बाद में ये फिर उनके ऊपर भी आ सकती है बात। तो लेकिन उन्होंने कहा कि ये दबंग फ़ैसला दिलवाया गया और ये मिसाल कायम की गई कि पाकिस्तान में यही होता है कि सिविलियन प्राइम मिनिस्टर तो लटक भी गए फांसी पे, ओहदों से भी बरतरफ हुए, जेलें भी हुई, किसी फ़ौजी को सज़ा नहीं हुई। ये इतने बड़े फ़ौजी को सज़ा होना बहुत बड़ी बात है। और ISI के DG, अब किसी ISI के DG का कोर्ट मार्शल इस तरह नहीं हुआ, ना इस तरह की सज़ा मिली जिसको बहुत पावरफुल थे। ये सारा कुछ होना एक बहुत बड़ी एक तब्दीली है और इसके आने वाले दिनों में सियासी असरात भी होंगे। ज़ाहिर है PTI प्रेशर में आएगी, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया जा सके। 9 मई में आप भी शामिल थे, वो भी शामिल थे, और ये एक इसके दूर असरात होंगे। बहरहाल आने वाले दिनों में मज़ीद आपको अपडेट करता रहूँगा कि इसमें मज़ीद अब क्या हो सकता है।
दूसरी खबर ये है कि मैं इस मौके पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत मैं देख रहा था ट्विटर पे हर तरफ नवाज शरीफ के हामी लगा रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब आखिर जो उन्होंने मामला अल्लाह पे छोड़ा था, उन जेल के दौरान ही उनकी अहलिया की वफ़ात हो गई, उनसे बात नहीं करवाई गई, जो उनके ऊपर मजालिम किए गए, जो उनको नाहक हटाया गया इक़्तिदार से, जो मैं भी समझता हूँ बिल्कुल उनको नाहक हटाया गया था क्योंकि केस कोई और था, पनामा केस था, पनामा कुछ भी नहीं निकला, तो फिर उनको कामा कि जी आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, उस पर बना दिया। किसी हद मतलब दुनिया के किसी कानून में ब्लैक लॉ डिक्शनरी लाई गई, उसके तहत उनको सज़ा दी गई। एसेट रिसीवेबल जो है वो भी आपके जो यानी कि आपके पास पैसे आए भी नहीं, वो आ सकते थे, उसकी बुनियाद पर आपको सज़ा दे दी गई कि जो आ सकते थे वो तुमने क्यों नहीं बताए। तो जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, मगर देखें कि किस्मत उनकी कि नवाज शरीफ किस्मत के ऐसे धनी साबित हुए, पाकिस्तान के वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने एक आर्मी चीफ को, दो आर्मी चीफ्स को उनकी वजह से जाना पड़ा, एक आर्मी चीफ को उनकी वजह से जाना पड़ा, जनरल जहांगीर करामत को उन्होंने कहा इस्तीफ़ा दो, इस्तीफ़ा देना पड़ा जनरल जहांगीर करामत आर्मी चीफ। दूसरे आर्मी चीफ को उन्होंने खुद बरतरफ किया, जनरल मुशर्रफ को, और जनाब वो वाहिद आदमी है पाकिस्तान में कि किसी ने किसी आर्मी चीफ को बरतरफ करना है, गो के अमल दरामद नहीं हुआ लेकिन उन्होंने बरतरफ किया। और फिर क्या हुआ कि मुशर्रफ साहब ने उनको निकाल दिया और कहा कि किसी सूरत वापस नहीं आ सकते। नवाज शरीफ वापस भी आए, प्राइम मिनिस्टर भी बने, मुशर्रफ का ट्रायल किया और मुशर्रफ को सज़ा दिलवाई और सज़ाए मौत दिलवाई। वो मुअत्तल हुई, फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिस्टोर किया, और जिस तरीके से मुशर्रफ जो है ख़ुद बाहर चले गए, फिर वापस आए, जिस तरह गुमनामी की मौत मर गए, ये नवाज शरीफ को एक वो मिला। फिर आज फैज़ हमीद को सज़ा मिल गई, ये नवाज शरीफ को मतलब उस तरीके से देखा जाए तो विंडिकेट हो गए, उनको एक दफ़ा फिर ये यानी दुनिया ही में इंसाफ मिल गया। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो किस्मत के कैसे धनी साबित हुए हैं। पाकिस्तान में अभी तक कोई 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, वो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने। मैं आपको बताता हूँ कि नवाज शरीफ 35 साल से सियासत में किसी न किसी तरह हैं। पहले चीफ मिनिस्टर थे, फिर उसके बाद वज़ीर आज़म रहे, फिर सियासत पे असर रसूख रखते रहे। यानी पाकिस्तान की तारीख़ में कि निस्फ़ तारीख़ में उनके इम्प्रिंट्स मौजूद हैं किसी न किसी तरह। कितने आर्मी चीफ्स के साथ उन्होंने डील किया जी? उन्होंने 9 आर्मी चीफ्स के साथ डील किया। मैं सबके नाम आपको बताता हूँ, और 6 को तो उन्होंने अपॉइंट किया। पाकिस्तान में 6 आर्मी चीफ्स को उन्होंने अपॉइंट किया। जनरल आसिम मुनीर को भी उन्होंने ही अपॉइंट किया कि ज़ाहिर है आपको पता है कि उन्होंने कहा था कि सिर्फ मैं इनको अपॉइंट करूँगा। हालांकि मार्शल लॉ की धमकी तक दी गई, कहते हैं कि जी जनरल बाजवा ने मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी कि आसिम मुनीर को ना बनाए, लेकिन नवाज शरीफ ने बनाया। तो कितना, अब मैं आपको बताता हूँ जी, 1990 से 93 तक के जो टेनोर था, नवाज शरीफ साहब ने जनरल असलम बेग के साथ काम किया, जनरल आसिफ नवाज जंजुआ के साथ काम किया जो फोत हो गए थे, जनरल वहीद काकड़ के साथ काम किया, जनरल जहांगीर करामत के साथ काम किया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ काम किया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ को उन्होंने अपॉइंट किया था, जनरल वहीद काकड़ को उन्होंने अपॉइंट किया था। जनरल इशफाक परवेज़ कियानी के साथ उन्होंने काम किया। जनरल राहील शरीफ को उन्होंने अपॉइंट किया था, जनरल राहील शरीफ के साथ काम किया। जनरल कमर जावेद बाजवा को उन्होंने अपॉइंट किया था, उनके साथ उन्होंने काम किया। जनरल आसिम मुनीर को उन्होंने अपॉइंट किया था, उनके साथ उन्होंने काम किया। यानी इतने आर्मी चीफ्स के साथ उन्होंने काम किया है उन्होंने इस टेनोर में जो 1990 से शुरू हो के अब तक पहुंच रहा है। तो किस्मत के धनी साबित हुए इस लिहाज से देखा जाए तो, और उनको दुनिया में ही मिला इंसाफ। और अब इस वक्त उनकी बेटी वज़ीर आला है, भाई जो है वज़ीर आला पंजाब है, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की, भाई जो है चीफ मिनिस्टर, भाई जो है प्राइम मिनिस्टर है। तो पाकिस्तान में इस वक्त वो किंग मेकर भी हैं। और इस वक्त जो है वो जिस तरीके से भी है, गो के उनके नाक़दीन अब कहते हैं कि जी वो उन्होंने वोट को इज़्ज़त दो पे समझौता कर लिया, और पाकिस्तान में जो सिविल बालादस्ती का जो बयानिया था वो अब ज़ाहिर है जो 27वीं तरमीम के बाद उसको बहुत नुकसान पहुंचा है। तो हमने सुना है ज़रा ऐसे कि नवाज शरीफ साहब भी कहीं कहते पाए गए हैं कि जी हमें भी बाद में हमें इस पे पछताना पड़ेगा कि जो जितनी पावर्स हम लूज़ कर चुके हैं सिविलियंस की। तो बहरहाल एक हिस्ट्री थी जो नवाज शरीफ साहब के साथ, और आज भी उनको एक ऐसी खबर मिली है जो दुनिया में बहुत कम लोगों को इस तरह का इंसाफ मिलता है जो नवाज शरीफ को मिला। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तानी तारीख़ के बड़े खुशकिस्मत तरीन प्राइम मिनिस्टर्स में उनका शुमार होता है। अब आते हैं आज की आखिरी खबर की तरफ, और वो ख़बर ये है कि जी आज फ़ॉरेन मीडिया को बुला के एक ब्रीफिंग दी 2 वज़ीरों ने, जनाब वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील, और ये बताया कि जी पाकिस्तान में जो कंपनियां हैं सोशल मीडिया की वो दहशत गर्दों को फ़रोग़ दे रही हैं। दहशत गर्दी के अकाउंट्स हैं जो कि इंडिया से ऑपरेट होते हैं, और
अफ़गानिस्तान से ऑपरेट होते हैं, दर्जनों इंडिया से, कोई 19 के करीब हैं, कोई 30-32 कोई अफ़गानिस्तान से हैं। ये सारे अकाउंट्स बताए गए हैं और दिखाए गए, प्रेजेंटेशन दी गई बाकायदा साफ़ियों को, उसमें कहा गया कि अकाउंट्स ऑपरेट करते हैं। हम इन कंपनियों को लिख लिख के थक चुके हैं कि भाई आप इनको बंद करें। एल्गोरिदम्स में आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बाकी कोई सख्त ममालिक, कोई और जो आपको पता ही है जिन ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ कि उन ममालिक का नाम लेने पे एल्गोरिदम आपको बैन कर देता है, जो फेवरेट हैं वेस्ट के, उन ममालिक के लिए तो आपने एल्गोरिदम लगाए हुए हैं कि बस जी उस चीज़ को डाउन प्ले कर देते हैं। तो एल्गोरिदम आप दहशतगर्दी के लिए क्यों नहीं लगाते? जो दहशतगर्दी के अकाउंट्स हम आपको BLA के देते हैं, जो फितनतुल ख़वारिज के देते हैं, फितनतुल हिंदुस्तान के देते हैं, वो अकाउंट्स चला रहे हैं, उनकी वीडियोज़ बना रहे हैं, उनको दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा दुनिया में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ वॉल है, पाकिस्तान फोर फ्रंट पे है, तो आप इस मुल्क की बात नहीं सुन रहे। उन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि सबसे ज़्यादा जो शिकायत है वो एक्स से है। वो एक्स नहीं हमें ना IP एड्रेस देता है इस ID का जो कि दहशतगर्दी फैलाने में मसरूफ़ होती है, ना हमें एल्गोरिदम, हम उनको कह रहे हैं AI को इसलिए यूज़ करें कि ऐसे लोग वो करें। उन्होंने इतनी खौफनाक बात बताई कि अगर आपके मोबाइल में, आपने किसी सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं की, लेकिन अगर आपके मोबाइल पे एक ऐसी तस्वीर है जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी या फिर इस तरह की कोई चीज़ है जो बच्चों के हवाले से है, जो कि अच्छी बात है, तो कहते हैं कि हमें इंटीरियर मिनिस्ट्री को बाकायदा इंटरपोल से रिक्वेस्ट आती है कि आपके एक ऐसा बंदा है जिसके मोबाइल में ऐसी तस्वीर मौजूद हैं जो बच्चों के हवाले से है, तो हम उसके ख़िलाफ़ एक्शन लें। हम ले भी लेते हैं, मगर उन्होंने कहा अगर आप इतनी सख्ती उस मामले पे कर रहे हैं तो दहशतगर्दी भी कोई कम मेनेस नहीं है, तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले रहे। इंदिया दिया गया कि अगर ना किया गया तो हम ब्राज़ील वाला काम कर सकते हैं, हम बैन कर सकते हैं और ट्विटर पे पाकिस्तान में फिर से पाबंदी लग सकती है। बड़े मुश्किल से पाबंदी पहले हटी है। मैंने तो उनसे कहा कि भाई पाबंदी तो आखिरी हद होती है, लेकिन उनका कहना था कि जी पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक, दुनिया के कवानीन के मुताबिक ये बैन प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो अक़वाम मुत्तहिदा में प्रोस्क्राइब्ड है। इन्होंने व्हाट्सएप चैनल बनाए हुए हैं, उसमें न्यूज़ का टच दे के ना, न्यूज़ के मिलते जुलते नाम रखे हुए हैं, क्योंकि न्यूज़ के लिए लीनियंट पॉलिसीज़ होती हैं, यूट्यूब की भी, व्हाट्सएप की भी। तो उन्होंने कहा कि जी अगर ये एक्स वगैरह बाज नहीं आए तो हम फिर लीगल एक्शन वो वाला ले सकते हैं जो कि हम समझ रहे हैं कि क्या एक्शन है, मतलब बंद कर सकते हैं। तो आखिरी वार्निंग दी गई है एक्स को, यूट्यूब को, मेटा को, फेसबुक को, व्हाट्सएप को कि आप और कहा कि टेलीग्राम तक को, टिकटॉक उन्होंने कहा कंप्लाइंट करता है, यूट्यूब भी मानता है हमारी बात, बल्कि उन्होंने कहा कि यूट्यूब ने वीडियोस जो शहबाज गिल की डिलीट की वो हमने करवाई, वो है उसका क्रेडिट लिया और कि वो कैसे डिलीट हो गई। उन्होंने नाम शहबाज गिल का नहीं लिया, उन्होंने कहा जो वीडियोस डिलीट हुई हैं लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में, वो किसने करवाई, हमने एक्शन लिया, तो उन्होंने मानी। लेकिन एक्स नहीं मान रहा, एक्स यानी कि जो इलॉन मस्क का प्लेटफॉर्म है जिसको ट्विटर कहते हैं वो। तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये नहीं मानेंगे तो हमें आना पड़ेगा। मैंने उनसे ख़ास तौर पे पूछा कि आप बंद करने की धमकी दे रहे हैं? उन्होंने कहा भाई आप दूसरी तरह इसको देखें कि हम कह रहे हैं कि हमें इस पे मजबूर ना किया जाए, हम चाहते हैं कि आप हमारी बात माने, और ऐसी बात जो कि जायज़ बात है। मैं समझता हूँ ये जायज़ बात है। दहशतगर्दी तो दुनिया में किसी जगह इजाज़त नहीं दी जा सकी वो प्रमोट करें। उन्होंने कहा हम ऐसे अकाउंट्स का नहीं कह रहे, इवन PTM के अकाउंट्स का नहीं कह रहे, बलोच यकजहती वालों का नहीं कह रहे, जो रियासत के ख़िलाफ़ बोलने वालों का नहीं कह रहे, दहशतगर्दी का कह रहे। तो ये तो बिल्कुल जायज़ मुतालबा था। तो उन्होंने कहा जी ये नहीं करेंगे तो हम उस पर पाबंदी का सोच सकते हैं। तो ये एक पेशरफ्त थी। उम्मीद है कि ये कंपनियाँ ही सुन लेंगी। उन्होंने कहा कंपनियाँ कानून के तहत पाकिस्तान में अपने दफ्तर खोलने की पाबंद है और हमारी बात मानने की पाबंद है, ये वाली बात दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए। तो ये देखते हैं कि वो किस हद तक अमल करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें आज का सच।